नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद दीप पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपीएससी पेट 2023 के लिए 18वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि वह बौद्ध स्थल जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है, तो वो है आपका बोध गया। ठीक है, कौन सा बौद्ध स्थल है? तो वो है आपका बोध गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि गुप्त वंश का वह शासक जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था भाई? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए जानते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए थे, तो ये चलाए थे गुप्त काल में। ऐसी अगर बात की जाए तो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। ठीक है, अगर पूछा है कि बताइए वह कौन सा काल था जिसमें स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर थी, तो वो था गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन सा शासन काल था जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो वो था आपका गुप्त काल। और ये जो गुप्त काल था, ये कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बताइए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? तो ये कहा जाता है कविराज। देखो दोस्तों, आपका जो सिलेबस है ना, उसमें समुद्रगुप्त अलग से दिया हुआ है। आप देखना जाके जो गुप्त वंश है उसमें समुद्रगुप्त दिया है, तो इसलिए समुद्रगुप्त जितने भी फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे आने वाली क्लासेस में ज़रूर समुद्रगुप्त को बहुत ही डिटेल से पढ़ा दूंगा, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो वो आपके यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और इन्होंने जो गुप्त संवत है ये 319 से लेकर 320 ईस्वी तक चलाया था। कब से कब तक चला था? तो ये चला था 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुएन की भारत यात्रा के समय भारत का कौन सा नगर सूती वस्त्रों के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था आपका मथुरा। ठीक है, अगर बात की जाए हुएन की, तो जब ये भारत आया था तो उस समय भारत में जो मथुरा था वो सूती वस्त्र के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन हैं? तो अगर बात की जाए भाई स्वप्न वासव दत्ता के, तो इसके लेखक हैं भास। कौन है इसके लेखक? भास। दोस्तों, ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है? तो देखिए, एक ऐसी पुस्तक जिसे 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है, तो वह किताबुल हिंद। ठीक है, यानी कि जो किताबुल हिंद है इसे 11वीं सदी का भारत दर्पण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा कराया गया था? तो भाई इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर के द्वारा। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। चलिए दोस्तों, जानेंगे अकबर के बारे में। तो देखिए, जो अकबर था इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। इसके पिता का नाम हुमायूं था और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अच्छा, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था जलाल। और इसका जो शासनकाल था वो था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। अगर बात की जाए अकबर का शिक्षक कौन था, तो वो था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। ऐसी जो अकबर का राज्याभिषेक था ये पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कि बताइए अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर में। और अकबर का संरक्षक था बैरम खान, जिसे खानी बाबा भी कहा जाता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के कार्य। अब देखिए, अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य कराए थे इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो बताइए कौन कौन से कार्य थे। तो इसने 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा
और सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, अगर बात की जाए अकबर की तो इसने 1562 में बाल विवाह, सती प्रथा और दास प्रथा को खत्म किया और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। यानी कि जो तीर्थ यात्री जो करते थे तो उस पर जो कर जो यानी कि जो टैक्स लगता था तो उसको इसने 1563 में ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया और 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया और 1575 में इसने मनसबदारी प्रथा चालू कराई। तो ये सारे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1578 में से सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया था। यानी कि जो इबादत खाना था उसे इसने 1578 में सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया था, जिसमें सभी लोग प्रार्थना कर सकते थे। यानी कि जो जिन भी धर्म के लोग थे, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले थे, चाहे वो जैन धर्म को मानने वाले थे या हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो सभी इसमें अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर सकते थे। और 1582 में इसने दहशाला प्रथा चलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दहशाला प्रथा किसने चलाई? तो ये चलाई अकबर ने। कब चलाई? 1582 ईस्वी में। और 1583 में इसने इलाही संवत चलाया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि बताइए इलाही संवत कब चलाया गया था? तो 1583 में चलाया गया था। और किसने चलाया? तो ये चलाया था अकबर ने। अब बताइए दीन इलाही संवत को मानने वाला पहला एवं अंतिम राजा कौन था या हिंदू राजा कौन था? तो वो था राजा बीरबल। ठीक है, यानी कि जो बीरबल थे ये दीन इलाही संवत को मानने वाले पहले और अंतिम हिंदू राजा थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दी थी। ठीक है, बताइए अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो ये दी थी हरविजय सूरी को। ये एक जैन गुरु थे। ठीक है, ये एक जैन विद्वान थे। इन्हें इसने हरविजय सूरी की इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अच्छा, योग गुरु की उपाधि इसने किसने दी थी? तो इसने योग गुरु की उपाधि थी जिनभद्र सूरी को। ठीक है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि तो दी थी हरविजय सूरी को और योग गुरु की उपाधि दी थी जिनभद्र सूरी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अकबर से रिलेटेड है कि बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। हल्दी घाटी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम का सूर और भीलों की एक टुकड़ी ने भाग लिया और जबकि अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने भाग लिया। और इस युद्ध में जो मुगल सेनापति था तो वो था मान सिंह। कौन था मुगल सेनापति? तो वह था मान सिंह। अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो वो था चेतक। और हाथी का नाम क्या था? तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? मेरे दोस्त ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर आपको स्टार बना लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपके लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, किस में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। चलिए जानते हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो देखिए, जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था ये वर्ष 1929 में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये वर्ष 1929 में हुआ था। और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और कांग्रेस के इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि बताइए भाई कौन सा अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था? तो वो था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? तो ये था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को इन्होंने प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। तो किस अधिवेशन में की थी? तो वो की थी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसीलिए जो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वाधीनता दिवस मना लिया था। ठीक है, यानी कि जो 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो क्यों मनाया गया था? तो वो इसलिए मनाया गया था क्योंकि इन्होंने प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इन्होंने सोच लिया था कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो हम हर साल 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अच्छा, तो ये वाला मैंने आपको क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में हुआ था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। और इसलिए जो प्रथम स्वाधीनता दिवस था तो वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। बहुत इंपॉर्टेंट था ये लाहौर अधिवेशन, इस वजह से मैंने आपको ये अलग से पढ़ाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त अगर बात की जाए स्वराज पार्टी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 को। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुई थी 1923 को। अच्छा, किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी आपके इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर की थी? तो ये की थी आपके इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आनंद मठ के लेखक कौन है? तो भाई आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? कई बार पूछा गया है। तो भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अच्छा, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था क्लीमेंट एटली। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था क्लीमेंट एटली। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए, इस वजह से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तो इसके अनुसार जो भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है तो वह भारत की जनता के हाथों में निहित है। यानी कि यहाँ पर जो देश में जो असल में जो राजा है, ठीक है, और जो राज करता है तो वो जनता ही करती है। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इसलिए जो भारत की शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता के ही हाथों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट से है। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ और स्रोतों के बारे में जहाँ से भारतीय संविधान को लिया गया। तो देखिए, अच्छा अब ये बताइए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ से। कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए सोवियत संघ से। ऐसे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए? तो ये हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। और हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ऐसी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं तो वो ली गई हैं जर्मनी से। और जो समवर्ती सूची वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं, और जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये गए हैं 24 अनुच्छेदों में। ठीक है, यानी कि कुल जो 24 अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात थी तो वो लिए गए थे सोवियत संघ से, और जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये आप याद रखना, फिर आप मौलिक और मौलिक समझ लो। ठीक है, एक मूल कर्तव्य हैं, एक मौलिक अधिकार हैं, तो ये आपको याद रखने। चलिए अब देखिए, ये है हमारा मौलिक अधिकार। तो बताइए क्या क्या हैं? तो देखिए, भारत के संविधान के जो इनका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में, ये है भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए भारतीय संविधान के भाग 3 में। अच्छा, इन्हें कहाँ से लिया गया? तो इन्हें लिया गया अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मूल संविधान में मौलिक अधिकार के 7 वर्ग थे, किंतु वर्तमान में इसके 6 वर्ग हैं। यानी कि जब हमारा संविधान जब बना था तब इसमें जो मौलिक अधिकार के पूरे 7 वर्ग थे, लेकिन इस समय वर्तमान में कौन से हैं? तो वो हैं 6 वर्ग, क्योंकि इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। चलिए अब जानते हैं।
तो देखिए सबसे पहला जो है इसमें समानता का अधिकार, ठीक है, सबसे पहले इसमें मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, तो वो कहा गया विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समता या समानता। तो है क्या ये, तो देखो जानते हैं। तो देखो इसमें दिया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो कानून से बड़ा नहीं है, ठीक है, यानी कि कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति है वो कानून से बड़ा नहीं है। अच्छा, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहता हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहता हो, कहीं भी रहता हो, यानी कि जो कानून के नियम है वो सबके लिए बराबर हैं और कानून का पालन सबको समान रूप से करना है, ठीक है, कानून का जो पालन है सभी को समान रूप से करना है। चलिए, अगला पॉइंट है कि कानून के जो नियम है वो सब पर समान रूप से लागू होंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति पर जैसे कुछ कानून लागू हो रहा है, किसी अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है और गरीब है तो उसके लिए अलग कानून, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के जो नियम हैं वो सब पर समान रूप से लागू होंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है तो उसके साथ किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, तो ये था हमारे आर्टिकल नंबर 14 में। चलिए, अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 15। तो देखिए आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि राज्य में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी मूलवंश से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, चाहे उसका जन्म स्थान देश के किसी भी राज्य में हुआ हो, तो इसमें इस आधार पर उस पर कैसा भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, तो वो कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 16 में। अच्छा, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, तो वो कहता है अस्पृश्यता का अंत। अच्छा, अस्पृश्यता क्या होती है, तो ये होता है छुआछूत, तो छुआछूत का अंत है। और आर्टिकल नंबर 18 है हमारा उपाधियों का अंत। तो देखो दोस्तों, ये सारे आपको आर्टिकल याद करने, ठीक है, हालांकि मैं इनको बार बार लाता रहूँगा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ी अपनी कोशिश कीजिए और इनको बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अभी जो मौलिक अधिकार है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी 24 अनुच्छेद हैं, तो अभी तो हमने बस पहला ही पढ़ा है, विधि के समक्ष समता या समानता, ठीक है, जो 14 से लेकर 18 तक पढ़े। अब इसके आगे वाले जो हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक है, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत सा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाएगा और आप में से अगर बहुत से नए स्टूडेंट हैं तो उन्हें दिक्कत भी होगी, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के अंदर लौटाना होता है। तो देखिए अगर बात की जाए भाई धन विधेयक की, तो जो राज्यसभा है ये लोकसभा को जो धन विधेयक लौटाती है ये 14 दिन के अंदर अंदर लौटा देती है, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाती तो इसको उसी समय से पारित मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। तो यह भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रॉफी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई देवधर ट्रॉफी की, तो ये संबंधित है आपके क्रिकेट से। किससे संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। चलिए आज हम अपनी कुछ ट्रॉफियों का रिवीजन करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए नेहरू कप किससे संबंधित है, तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो नेहरू कप है वो है बास्केटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऐसी जो डेविस कप है तो वो है टेनिस से संबंधित। और जो खेतान ट्रॉफी है ये शतरंज से संबंधित है। और रंगास्वामी ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित। और जो आपकी ईरानी ट्रॉफी है ये है आपकी क्रिकेट से संबंधित। अब बताइए उबेर कप किससे संबंधित है, तो भाई उबेर कप है बैडमिंटन से संबंधित। ऐसी आगा खां कप है हॉकी से संबंधित। और जो ध्यानचंद ट्रॉफी है तो ये तो हॉकी से ही संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और जो संतोष ट्रॉफी है ये है फुटबॉल से संबंधित। तो ये सारी ट्रॉफियाँ आपको बार बार पढ़ते रहना है, हालांकि मैं इनका बार बार रिवीजन कराता रहूँगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पर है।
तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई ग्रेट बेसिन मरुस्थल की, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर है ये, तो ये है उत्तरी अमेरिका में। चलिए दोस्तों हम करेंगे अपने कुछ पुराने मरुस्थल का रिवीजन जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो बताइए थार मरुस्थल कहाँ है, तो थार मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसी जो टकला मकान मरुस्थल है तो ये है चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर, तो ये है चीन और मंगोलिया में। ऐसे हमने पढ़ा था कि दस्ते काबिर मरुस्थल कहाँ पर है, तो वो है ईरान में। काला आरी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। ऐसे ही सहारा मरुस्थल है तो ये है उत्तरी अफ्रीका में। और जो मोजावे मरुस्थल है तो ये है अमेरिका में। तो ये सारे मरुस्थल हमें याद हैं, हम बार बार इनका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है। तो अगर बात की जाए मेरे भाई ताला नगरी की, तो वो कहा जाता है अलीगढ़ को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलीगढ़ को। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बताइए रैलियों का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात की रैलियों के नगर की, तो ये कहा जाता है नई दिल्ली को। ऐसी जो सूर्योदय की भूमि है तो वो कहा जाता है आपकी ईटानगर को। और जो ज्ञान की भूमि है तो ये कहा जाता है नालंदा को। दोस्तों इनको याद जरूर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो ये है आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। चलो इसकी एक ट्रिक याद करते हैं। देखो ट्रिक क्या है इसमें, देखो आप यहाँ पर एक वर्ड याद रखो माटी, ठीक है। आप यहाँ पर एक वर्ड याद रखो, अलमाटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको माटी दिखाई दे रहा है। अब बताओ माटी में कौन खेलते थे, तो माटी में भगवान श्री कृष्ण खेलते नहीं खेलते थे, आपने देखा नहीं। जब आप श्री कृष्ण देखते हो तो आपने उसमें देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी अपने मुंह में रख ली थी। तो जब माँ यशोदा ने उनके मुंह में देखा था तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो अलमाटी में आपको माटी पकड़ना है, और जैसे ही हम माटी पकड़ोगे तुरंत आपको भगवान श्री कृष्ण याद आएंगे, ठीक है। तभी आप ध्यान रख लेना कि जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर बना है, तो ये बना है कृष्णा नदी पर। किस पर बना है, तो ये है आपका कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए उकाई बांध किस नदी पर बना है। तो मेरे दोस्त जो उकाई बांध है ये तापी नदी पर बना है और ये है गुजरात में। ये सारे हम बढ़ चुके हैं, ये आप जानते होंगे, अगर आप क्लास ले रहे होंगे रेगुलर बेसिस तो ये आपको याद भी हो गए होंगे। तो बताइए उकाई बांध किस पर है, तो उकाई बांध तापी नदी पर, और कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। ऐसी जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर है, और कहाँ पर है, तो ये है पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा टिहरी बांध कहाँ पर है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, और ये है उत्तराखंड में। शिव समुद्र बांध तो ये है कावेरी नदी पर, और कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में। ऐसी जो श्रीशैलम बांध है तो ये कृष्णा नदी पर है, और कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो ये श्रीशैलम बांध है, और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ऐसी जो अलमाटी बांध है यानी जो मिट्टी भगवान श्री कृष्ण खा रहे हैं तो वो किस में है, तो वो भी है कृष्णा नदी पर। चलिए अभी हमारा अगला पॉइंट आ गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, सारे याद रखने हैं। अब बताइए माता टीला बांध कहाँ पर है, तो भाई माता टीला बांध है बेतवा नदी पर, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अच्छा बताइए सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो अच्छा किस नदी पर, तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, और कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पर है जो कि है उड़ीसा में। ऐसी जो पंचेत बांध है वो है दामोदर नदी पर, और किस राज्य में, तो ये है झारखंड में। फरक्का बांध हुगली नदी पर, और कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इन सारे बांधों को आप अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप के पूछा गया है, पहली वाली परीक्षा में पूछा गया था। चलिए बताइए सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। दोस्तों अगर बात की जाए भाई सिडेराइट की, तो ये है आपका लोहे का अयस्क, ठीक है। किसका अयस्क है, तो ये है लोहे का अयस्क है। मैं आपको सारे अयस्क याद करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वर्गीकी के जनक कौन हैं, तो वो हैं कैरोलस लीनियस। कौन है भाई, तो ये है कैरोलस लीनियस। चलिए जानते हैं भाई रक्त परिसंचरण के जनक कौन हैं, तो रक्त परिसंचरण के जनक हैं विलियम हॉर्वे। ऐसी आनुवांशिकी जगह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये कौन है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो उत्परिवर्तनवाद है तो इसके जनक कौन है, ह्यूगो डी प्रीच। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अगर बात कीजिए भाई औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र की, तो ये है आपका लखनऊ में स्थित। कहाँ पर है ये, तो ये है लखनऊ में।
चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए स्क्रीन पर। तो देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की, तो ये है आपका रुड़की में। कहाँ पर है ये, तो ये है रुड़की में। अगर आपसे पूछा है कि बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका राजमुंद्री में। और जो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है तो ये है चंडीगढ़ में। ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये है चंडीगढ़ में। ये सारे इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संसद का नाम शोरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश से ली गई, पड़ोसी देश की है। तो बताइए किसकी है, तो ये है अफ़गानिस्तान की। ठीक है, किस देश की संसद का नाम शोरा है, तो ये है अफ़गानिस्तान की संसद का नाम। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो बताइए ईरान की संसद का नाम क्या है, तो जो ईरान है उसकी संसद का नाम है मजलिस। ऐसे अगर आपसे पूछा है कि बताइए मिस्र की संसद का नाम क्या है, तो मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। और जो मंगोलिया है, तो मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। ठीक है, मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, तो वो है आपका खुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपसे बात पूछा है कि बताइए विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। चलिए पढ़ते हैं कुछ आगे के दिवस के बारे में। तो देखिए अब तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से लगभग 100% ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास देख रहे हैं लगातार, उन सबको ये याद हो चुका जनवरी वाले। ठीक है, अब एक बार आंखें बंद करो और खुद बताओ 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो भाई 1 जनवरी को मनाया था वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ऐसे ही 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को मकर संक्रांति। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो जिस दिन पराक्रम होगा मतलब बालिकाएं पराक्रम ही तो दिखाती हैं। आज के क्षेत्र में बालिकाएं जो है लगातार अपना पराक्रम का परिचय दे रही है, तो पहले पराक्रम होगा उसके बाद बालिका। ठीक है, यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीद दिवस। तो इतना तो मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आपको अभी तक जनवरी के तो रट ही गए होंगे। चलिए फरवरी के फिर से पढ़ते हैं। तो बताइए 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया था भारतीय तटरक्षक दिवस। अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, पहले इस दिवस को पढ़ेंगे बाद में डेट। ठीक है, ऐसे सरल पड़ेगा। चलिए बताइए भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया था, तो वो मनाया था 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। अच्छा विश्व दलहन दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 10 फरवरी को। ऐसे विज्ञान में महिला और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विश्व युवानी दिवस भी 11 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस तो ये मनाया था 15 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। चलिए बताइए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था आपका 24 फरवरी को। ऐसे ही प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब आ गए हमारे मार्च के दिवस। चलिए बताइए शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था मार्च के पहली ही तारीख को। ठीक है, यानी कि 1 मार्च को। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था, तो वो मनाया जाता शून्य भेदभाव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस
3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मना रहे थे? तो मना रहे थे 13, कब मनाया था भाई? 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को मना रहे थे राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऐसे ही विश्व किडनी दिवस हम मनाते हैं 9 मार्च को, ठीक है। विश्व किडनी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये मनाते हैं 9 मार्च को। अच्छा, CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। देखो, जब हम गौरैया को देखते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है, तो वो हम मनाते हैं दोनों कब? 20 मार्च को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऐसे विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को और शहीद दिवस भी 23 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो हमने आपको होमवर्क में रखा है, तो वो है जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। आज भी जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था तो वो भी उन्हीं ने दिया था। क्या नाम है उनका? ध्रुव सिंह जी। हाँ, ध्रुव सिंह जी ने फिर से आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से और भी स्टूडेंट हैं वो भी आंसर देंगे। चलिए, तो बताइए जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज हमारी करंट अफेयर की भी क्लास अपलोड कर दी गई है। तो जो करी नहीं गई है, अब इसके बाद करंट अफेयर की क्लास कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो उसकी जो PDF है वो आप ले लेना जाके वहाँ से, करंट अफेयर जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।